प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो मैकेनिज़्म है उससे पहले हमको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको होती है और एक्चुअली रेप्लिकेशन है क्या। तो आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रैंड समझ लिया है, पढ़ भी लिया पूरे अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो उस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को दो सूत्रों से बना हुआ संरचना है, उसको अगर हम ओपन करें और ओपन करने के बाद में उस एक एक जो स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट की तरह माने। टेम्पलेट मतलब वो सांचा है और उस पर एक नया हमको जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म करना है। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इसी तरह से होता है, यानी कि डीएनए के जो सूत्र हैं उनको हमको पहले ओपन करना पड़ेगा, स्ट्रैंड्स को हमको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद उनको हम टेम्पलेट की तरह यूज़ करके एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं उसकी। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि जो दोनों प्री एग्जिस्टिंग यानी पेरेंटल डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उन पर नए स्ट्रैंड्स जो है वो फॉर्म होने वाले हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाना। एक्चुअली रेप्लिकेशन है क्या? रेप्लिकेशन केवल सेल में जो है वो डीएनए खुद इटसेल्फ अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और आपको पता है हर सेल जो है वो डिवीज़न करती है ना, सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है। तो रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेंगी तो ओब्वियसली सेल के कंटेंट्स जो है वो भी सबको डबल होना पड़ेगा, तभी वो दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे पूरी तरह से। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जब कोशिका विभाजन होना है तो उससे पहले कोशिकाएं जो है वो डीएनए को रेप्लिकेट करती है। और डीएनए का रेप्लिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो डीएनए में ही के पास ही है, और डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस जो है उसको हम कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड है सेल का। तो पूरा कोरिलेशन आपको समझ में आया कि जब एक सेल से दो सेल्स का डिवीजन होगा या दो सेल्स बनेगी, चाहे तो वो मियोसिस हो चाहे तो वो माइटोसिस हो, यानी कि चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो कोशिकाओं का या समसूत्री विभाजन हो रहा हो, दोनों केसेस में सेल जो है पहले प्रिपरेशन करती है। प्रिपरेशन का काम यही होता है कि प्रिपरेशन के समय वो क्या करेगी, अपने सारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डबल करती है, जिसमें से डीएनए होता है। तो सेल जब अपना डिवीज़न की प्रिपरेशन कर रही होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में प्रिपरेटरी फेज़ जो होती है, प्रिपरेटरी फेज़ का मतलब कि जब वो तैयारी कर रही है उस केस में एक छोटा सा पार्ट ड्यूरेशन का होता है जिसको हम कहते हैं एस फेज़। क्या कहते हैं? एस फेज़। एस फेज़ का मतलब है सिंथेटिक फेज़। वहाँ उस सिंथेटिक फेज़ के दौरान जब आपको कोशिका को देख के पता नहीं चलेगा, सेल को देख के पता नहीं चलेगा कि ये रेप्लिकेट करने वाली है यानी डिवाइड करने वाली है, तो लेकिन उसमें अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनमें से एक चेंज डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन में हमको बेसिक चीज़ें जो समझनी है वो ये है कि डीएनए स्ट्रैंड का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुलेगा और खुद पर एक सांचे बनाएगा, खुद ही सांचे की तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट बनाएगा, तभी डीएनए का जो है वो रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अकेला एकमात्र डीएनए ऐसी मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर, जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। समझ गए? तो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं। एंजाइम्स के साथ में जो जो प्रोसेस या मैकेनिज़्म होगी उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को हमको एट अ टाइम पढ़ना होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन कितने टाइप के होते हैं। रेप्लिकेशन को स्टडी किया था दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, एक का नाम था बैशेल्सन और दूसरे का नाम था स्टेन, है ना। उन दोनों ने रेप्लिकेशन को साइंटिफिकली काफ़ी स्टडी किया और ये प्रपोज करा कि जो नया सूत्र बनता है डीएनए पे पुराने पेरेंटल सूत्र के ऊपर, यानी जो पेरेंटल डीएनए है उस पर जब नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा, यानी डॉटर जो स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो आधा पेरेंटल कॉपी होता है और आधा नया सिंथेसाइज होता है। इस मैकेनिज़्म को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी मैकेनिज़्म, जिसके अंदर की जो इन्होंने साइंटिफिकली इसका प्रूफ दिया और बताया कि
जब डीएनए खुलता है तो उसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब जो डीएनए जो जनक डीएनए है वो खुलेगा, खुल के नए जब सूत्र बनाएगा, 1 से 2 बन जाएंगे ना, तो 2 में एक जो डॉटर सूत्र बने हैं उनमें से एक पुराना पेरेंटल सूत्र ही होगा और एक नया फॉर्म होगा। दूसरे वाले में भी सेम होगा, एक तो पेरेंटल सूत्र होगा और एक आधा जो है उसका, यानी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो नया सूत्र बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा। तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको अपोज किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जो नए बनते हैं डॉटर वाले तो वो तो नए ही सिंथेसाइज होते हैं, पेरेंटल डीएनए का कोई इसमें रोल नहीं होता, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, है ना। और एक होता है डिसरप्टिव मेथड, जिसमें कि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी मर्जी होती है डीएनए वैसे टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और नए डीएनए बनाता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिनको कि हमको पहले पढ़ना है रेप्लिकेशन से, ठीक है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमको कौन सी वाली मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअली वाकई में होता कैसा है रेप्लिकेशन। तो समझ में ही बात। अब हम पहले प्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये आपको कुछ डायग्राम समझ में आए। देखिए, वॉटसन क्रिक का मॉडल आपने सबने देख रखा है ना। वॉटसन क्रिक मॉडल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारा टाइम भी मिल गया आपको, 2 वीक से आप डीएनए पढ़ रहे हो। तो डीएनए की अगर आपको पूरी स्ट्रक्चर क्लियर है तो फिर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि हम रेप्लिकेशन के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं। तो पहले हम एक डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज़ दी डीएनए। अब आपको जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन आपको बताया मैंने कि ये ब्लू वाला जो स्ट्रैंड है ये है पेरेंटल डीएनए, और आपको पता है ये दिस इज़ दी वॉटसन क्रिक मॉडल, जो हम डीएनए कहते हैं वो स्ट्रक्चर है। और अभी आपको मैंने बताया कि इसका अनवाइंड होना या खुलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में जब सेल डिवाइड करने वाली है उससे पहले वो प्रिपरेशन करती है, और उस प्रिपरेशन का एक जो फेज़ होता है वो है सिंथेटिक फेज़, जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होना है। तो हर सेल डिवीजन से पहले अपने डीएनए को डबल कर लेती है, जिससे सारे जीन जो है वो डॉटर सेल्स में भी पहुंच जाए। अगर एक भी जीन मिसिंग हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, म्यूटेशन हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब कि आप समझते हैं कि नए कैरेक्टर्स आ जाना, है ना। तो यहाँ पे हमको कोई भी जो एक एरर होती है ना वो एरर नहीं रखनी है, और एरर कब नहीं होगी, जबकि रेप्लिकेशन 100% परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हमको एरर की गुंजाइश नहीं रखनी है, क्योंकि आगे जीन्स को पूरा 100% हमको क्लियर ट्रांसफ़र करना है उसका। तो ये आपको पेरेंटल डीएनए दिख रहा है, इस पेरेंटल डीएनए को सिंपली हमने अनवाइंड किया है, दोनों स्ट्रैंड्स जो है सेपरेट हो गए हैं। अभी देखो जितना पार्ट को रेप्लिकेट करना है एट अ टाइम पूरा का पूरा डीएनए ओपन नहीं होता है। ये एक्चुअली इस डीएनए को यहाँ भी आगे बहुत लंबा डीएनए है और पीछे भी बहुत लंबा डीएनए है जो कि इसी कंडीशन में है ना। तो केवल हमने एक पार्ट ऑफ डीएनए को ओपन किया है, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट किया है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर एक्चुअली ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये अनवाइंड हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑरिजिन। इस पॉइंट का नाम है ओराई, ORI लिखा जाता है इसको। दिस इज़ द पॉइंट वेयर 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, है ना। अब ये सेपरेटेड पोर्शन जो है ये आपको पता है एक ऐसा लग रहा है आपको फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसके दो जो इस मतलब आगे का जो दांते वाला पार्ट होता है दैट इज़ ये वाला पार्ट, और पीछे इसका जो हैंडल वाला पार्ट है। तो इट इज़ दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, FORK, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है दैट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये दोनों टर्म्स आपको समझनी है। अब आपको 2 चीज़ समझ में आ गई। द पॉइंट वेयर 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड आर नोन एज ओराई रीजन, और ये बन गया है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हुए हैं, ओपन होके ये जो पिंक वाले स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ये हैं न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड्स, है ना। ये डॉटर स्ट्रैंड्स हैं दोनों। तो दोनों डॉटर स्ट्रैंड्स अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जब एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड,
ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, और ये इसी के बारे में हमने बात की यहाँ पर। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो डीएनए होता है उसको उसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है, जिनको हम स्टेयर केस कह रहे थे और स्टेप्स कह रहे थे, वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तभी हमारी जो दोनों चेन्स हैं वो ओपन हो पाएंगे और ओपन होके वो टेम्पलेट की तरह से फंक्शन करना शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स दोनों चेन्स जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं और उस पर नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर अरेंज होने लगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री, और वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक नई चेन बना रहे हैं, दैट इज़ जो न्यूली फॉर्म चेन्स हैं उनको हम कहेंगे कि भाई जो डॉटर डीएनए के फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चेन बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से हमें दिख रहा है कि ये दिस इज़ दी हाइब्रिड टाइप ऑफ डीएनए। एक्चुअली ये हाइब्रिड हो गया ना, आधा तो इसका स्ट्रैंड पेरेंटल है और आधा न्यूली फॉर्म्ड है, तो यहाँ पे हमको हाइब्रिड डीएनए दिखाई दे रहा है। तो ये जो है रेप्लिकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको अभी समझ में आया है। अब देखिए क्या क्या रूल्स लगते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अगर हम जनरलाइज बात करें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की, तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या पॉइंट्स हैं। देयर इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के समय भी बेस पेयरिंग का रूल तो लगेगा ही। और बेस पेयरिंग का रूल क्या कहता है बच्चों, हमें पता है कि हमेशा ए जो है वो टी के साथ ज्वाइन होना है और जो सी है वो जी के साथ ज्वाइन होना है। यहाँ भी हमको बेस पेयरिंग का वही रूल फॉलो करना है जो हमने डीएनए में पढ़ा था और जो वॉटसन क्रिक मॉडल में भी हमने समझा है। हमेशा बेस पेयर रूल यही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको बेस पेयर रूल को फॉलो करना है। और दूसरी बात, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स आर एडेड 1 by 1 to 3' end of the growing strand by the enzyme polymerase। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेन हमने बना दी है ये इतना इजीली जाके बन नहीं गई कि न्यूक्लियोटाइड्स आए और ढूंढ के और अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लग गए। हमको यहाँ पर एक बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज़ डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज के नाम से आपको पता चल रहा है कि पॉलीमरेज का काम है पॉलीमराइजेशन करना। पॉलीमराइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करके एक चेन बनाना। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एंजाइम आपको समझ में आया दैट इज़ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरेज। और वो कौन सा पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमको चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन इसका फंक्शन अभी बाद में आएगा। लेकिन क्योंकि अगर पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन ईच डॉटर स्ट्रैंड बीइंग फॉर्म्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये बात हमको यहाँ पे भी समझ में आ गई कि भाई अगर देखिए इस पर सी है तो ओबियसली जी आके जुड़ने वाला है, इस पर सी है फिर जी जुड़ा, इस पर टी है तो ए जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है तो टी रहेगा हमेशा थाइमीन। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है ना, जैसे दिस पॉइंट है यहाँ पर ए है तो उसके आगे हमेशा थाइमीन ही आके जुड़ेगा, यूरेसिल नहीं जुड़ेगा, बिकॉज यहाँ से डीएनए से डीएनए का बनना ही प्रोसेस में है। और यहाँ पे जो शुगर यूज़ होगी दैट इज़ ऑल्सो डीऑक्सीराइबो शुगर। ये बात मैं इसको आपको इसलिए बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हमको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ बनेंगी, बट क्या हो रहा है वहाँ पर जो डीएनए है उससे आरएनए बनेगा, तो फिर ये चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमने इसलिए इसको वापस से ध्यान में रखा है कि हमें यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बनानी है वो डीऑक्सीराइबो शुगर से बनानी है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में हमेशा टी आएगा, यूरेसिल कभी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब इनके आपको पता है हमेशा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में मैंने काफ़ी आपको बता दिया था, 3' 5' आप समझ चुके हो ओबियसली कि भाई कौन सा 3' बनेगा, कौन सा 5' बनेगा। बस एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको 4th पॉइंट में दिखेगी दैट इज़ द न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़ ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5' 3' डायरेक्शन। यानी इसको तो आप घोट के पी लो, मैंने कई बार आपको बता दिया है कि
जब भी कभी पॉलीमराइजेशन होता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5' 3' ही होगी। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। तो अब जब देखो, अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इनमें से एक डीएनए स्ट्रैंड तो है, मतलब ये वाला अगर स्ट्रैंड हम देखें तो दिस इज़ एंड विथ 3' है ना, प्राइम, ये 3' प्राइम पर एंड हो रहा है, यानी कि इसकी जो खुद की ओरिएंटेशन है वो है 5' 3', ठीक है। और हम कह रहे हैं कि भाई जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो उसका डायरेक्शन तो फिक्स है कि वो तो 5' 3' ही होगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये 5' है और ये 3' है ना, तो 5' से स्टार्ट होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर जो पेरेंटल डीएनए उल्टा होगा यानी 3' 5' होगा तो उस पर पॉलीमराइजेशन की बात तो हमें समझ में आती है। पॉलीमराइजेशन जो है वो 5' 3' डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी एरो अगर हम यू लगाएं तो ये एरो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन उल्टे वाले स्ट्रैंड का क्या करें? उल्टा वाला जो स्ट्रैंड है उसका ओरिएंटेशन तो अपोजिट है ना। आपको समझ में आ रहा है बात कि ये जो है 3' 5' है। अब जब ये 3' 5' है तो फिर हो गई गड़बड़, क्योंकि अब हमारे को पॉलीमराइजेशन तो पता है हमको कि होगा ही सिर्फ 5' 3' डायरेक्शन में, तो इसका पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में, यानी इस एरो में इस डायरेक्शन में होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ये तो एक साथ ही ओपन हो रहा है ना, ओराई तो एक ही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो एक ही है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको पूरी मैकेनिज़्म को देखना पड़ेगा। अभी आपको किसी बात ये समझ में आ गई कि दोनों एंटी पैरेलल चेन्स पर अगर आप साइमल्टेनियसली एक ही मतलब एक तरह से दोनों स्ट्रैंड्स को फॉर्म करना चाहते हो, डॉटर स्ट्रैंड्स को, तो ये बहुत एक टफ़ काम होगा। और ये टफ़ इसलिए होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स है साइमल्टेनियसली सेम टाइप से सिंथेसाइज हो पाए। इसको हम मैकेनिज़्म में आगे पढ़ेंगे। बस मैंने आपको ये प्रॉब्लम आपके दिमाग के अंदर सेट कर दी है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, दोनों डॉटर स्ट्रैंड जो है सेम तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसकी हम बात करते हैं। तो पहली जो ज़रूरत होती है, पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हम नाइट्रोजन बेसिस जो है उनको समझें कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो हमारे कौन कौन से चाहिए होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से चाहिए हमको? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन इन सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें हमको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है दैट इज़ कि वो सब एक्टिवेटेड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि उनके पास में जो है एनर्जी होनी चाहिए और वो ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए दैट इज़ रॉ मटेरियल जिनको हम एक्टिवेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। आपने अभी जो है डीएनए के रेफरेंस में भी देखा था, जब डीएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं तो भी वो ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड्स की जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी तो बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो चेन बननी ही नहीं है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल हो जाती है दैट इज़ कि फॉस्फेट 3 फॉस्फेट लगे हुए न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। सेकंड इज़ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? जब तक हमारे पास डीएनए सांचा नहीं है, डीएनए टेम्पलेट नहीं है, हम उस पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं कर सकते। पॉलीमराइजेशन आप किस पे करोगे? तो आपको कोई एक टेम्पलेट चाहिए होगा और वो टेम्पलेट होगा डीएनए स्ट्रैंड। तो वो सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है आरएनए प्राइमर। व्हाट इज़ आरएनए प्राइमर? ये नई चीज़ है भाई। तो आरएनए प्राइमर क्या है कि जब आप पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करोगे यानी न्यूक्लियोटाइड्स को आप डीएनए टेम्पलेट पर अरेंज करना शुरू करोगे तो ये अरेंजमेंट ऐसे इतना इजी सिंपल नहीं होता। यानी इनिशिएशन जो होता है, इनिशिएशन मतलब शुरुआत होना रेप्लिकेशन का, इट इज़ वेरी टफ, है ना। टफ क्यों है? क्योंकि कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज अभी आपको बताया था ना मैंने, पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज़ पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज जो है उसका काम है पॉलीमराइजेशन करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलीमरेज जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कहाँ से पॉलीमराइजेशन शुरू करना है वो नहीं कर, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ना।
और इनिशिएट नहीं कर पाता है। बाद में तो वो कर लेगा पॉलीमराइजेशन, लेकिन जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसके लिए हमको एक आरएनए के छोटे से टुकड़े की ज़रूरत होती है। आरएनए का छोटा सा एक स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है। छोटा इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि इट इज़ कभी कभी ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबा एक स्ट्रैंड होता है, या फिर कभी कभी 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा स्ट्रैंड भी हो सकता है। मैमल्स में ये जो प्राइमर होता है उसका साइज़ छोटा होता है ना। और फिर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको ये जो प्राइमर है इसका साइज़ अलग अलग दिखाई देता है। तो ये वेरी करता है। 10 to 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक सीक्वेंस होता है जो कि पहले आके जुड़ेगा और वो बनाएगा उसी तरह से, जैसे मैंने आपको कई बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो बताती हूँ आपको। चेन का कुंदा, जैसे जैकेट की चेन आप बंद करते हो तो चेन आप इनिशिएट करने के लिए उसको दो कुंदों को आपस में ज्वाइन करते हो, उसके बाद वो चेन जो है वो रनर ऊपर चलता है। तो एक बार आपको कुंदे को फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका जो रनर है वो आगे मूव करेगा। तो पॉलीमराइजेशन जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रनर है जो कि प्राइमर के लगने के बाद ही लग पाता है। समझ गए आप बात? तो आरएनए प्राइमर एक हमको बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमको दोनों स्ट्रैंड्स पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके पॉलीमरेज एंजाइम को ये पता चलेगा कि यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एंजाइम्स बहुत सारे हमको चाहिए होते हैं, जिसमें से आपको एक एंजाइम तो आप पहचान ही गए हो। इसको मैं शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पॉलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, और दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है हमको, तो हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमको रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज़ लाइगेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। इनके काम मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये एंजाइम्स के नाम आप देख लीजिए कौन कौन से एंजाइम हैं। वो अभी हम किसका क्या काम है वो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। ठीक है। एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये एक्चुअली जो आप डीएनए चेन को आपने ओपन किया है ना, अनवाइंड किया है, अनसिप किया है, उसके लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए कि भाई वो खुली रहे, ऐसा नहीं वापस अपने वाइंड हो जाए, है ना, रीवाइंड हो जाए। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमको एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो समझ गए आप? एक प्रोटीन तो हमको इसलिए चाहिए कि जो इसको स्टेबल कर पाए, जो रेप्लिकेशन फोर्क आपने खोला है। इसके अलावा कई बार रिकॉइलिंग के लिए या कुछ और एंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स की और रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो है कुछ एंजाइम्स हैं जिनके नाम आप समझ लीजिए। फर्स्ट एंजाइम इज़ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम फर्स्ट एंजाइम होता है जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, और इसका काम देखिए, फंक्शन क्या है इसका, अनवाइंडिंग डीएनए हेलिक्स। अब आपको समझ में आ चुका है कि डीएनए स्ट्रैंड को हमको अनवाइंड करना है, और अनवाइंडिंग के लिए इतना सिंपल मैकेनिज़्म नहीं होता है अनवाइंडिंग का। इसके लिए हमको चाहिए होता है एक एंजाइम, जो एंजाइम जो है वो इसको क्या करेगा, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करेगा और खोलेगा। मतलब आपको पता है इतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने पड़े हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, तो उनको ब्रेक करना और उसको अनवाइंड करने के लिए हमको हेलिकेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे ही आप उसको अनवाइंड कर दोगे, हाँ हेलो, ये जो अनबाइंडिंग जो होगी डीएनए वो किस पर डिपेंड करेगी कि हमको इतना अनबाइंड करना है, अच्छा, मतलब हाँ इतना डीएनए। हाँ, गुड 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 क्वेश्चन। देखो ऐसा होता है कि जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल छोटा सा है ना, जीनोम जो है पूरा का पूरा एट अ टाइम जो है वो रेप्लिकेट हो सकता है। तो वहाँ पे जो अनवाइंडिंग का प्रोसेस होता है, मतलब जो ओराई पॉइंट है ना, जैसे अभी आपने यहाँ पर बात की थी, दिस इज़ दी रेप्लिकेशन ओरिजिन, है ना, ओराई रीजन जो है ना, वो कोई सा भी हो सकता है, और पूरा का पूरा सर्कुलर अगर डीएनए है, पूरा गोल डीएनए है,
तो वो खुलता जाएगा और रेप्लिकेट होता जाएगा। तो पूरा, अगर मान लीजिए गोल पूरा सर्कुलर डीएनए है, तो एट अ टाइम ये क्या करेगा, अपने आप को किसी भी पॉइंट से, किसी भी रेप्लिकेशन ऑरिजिन से ओपन करना शुरू करेगा और पैच में थोड़े थोड़े फोक बनाते हुए आगे बढ़ते हुए पूरा रेप्लिकेट कर देगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीनोम है बहुत बड़ा। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेगमेंट या एक सिस्टोन जो है उतना लेवल पे आपको रेप्लिकेशन ऑरिजिन करना है, तो आपने फोक जो बनाया है वो एट अ टाइम बहुत सारे फोक बनते हैं, मतलब एट अ टाइम बहुत सारे रेप्लिकेशन ऑरिजिन्स बनते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और अलग अलग पॉइंट पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और बाद में वो रेप्लिकेशन जो है ना, जैसे बबल की फॉर्म में रन करता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए गोल, आप पूरा एज्यूम करिए कि गोला है एक, उस गोले के अंदर आपने एक पॉइंट पर ऑरिजिन बना दिया, और आई रीजन बना दिया, रेप्लिकेशन फोक बना दिया, और दूसरी जगह पे भी रेप्लिकेशन फोक बन गया, तीसरी जगह पे भी रेप्लिकेशन फोक बन गया। तो एट अ टाइम बहुत सारी प्लेसेस पर रेप्लिकेशन फॉक बन जाते हैं, और वो सब इसलिए होता है क्योंकि जल्दी आपको ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है ना, और पूरा जीनोम को उनको क्या करना है। यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हमको एक छोटे से सेगमेंट की ज़रूरत है, हमको पूरा का पूरा जीनोम को रेप्लिकेट करना है ना, क्योंकि रेप्लिकेशन कब हो रहा है, जब जो दो सेल्स बन रही है तो पूरा कॉपी होके ही जाएगा, है ना। तो एट अ टाइम बहुत सारे रेप्लिकेशन फॉक बन जाते हैं, काफ़ी सारे ओरिजिन जो पॉइंट है वो डेवलप हो जाते हैं, और उन सब का एक ही काम होता है, एक ही मोटिव होता है कि रेप्लिकेशन की स्पीड को बढ़ा देना है। और फिर जब वो आपस में, जैसे ये वाला रेप्लिकेशन ओरिजिन है, ये वाले रेप्लिकेशन ओरिजिन तक ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में रेप्लिकेट कर रहा है ना, तो फिर ये दोनों आपस में जब बबल की फॉर्म में चलते जा रहे हैं, और ये बबल्स जब एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, तो ये फिर पूरा आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो यूकैरियोट्स में इस तरह की मर्जिंग हमको मल्टीपल रेप्लिकेशन ऑरिजिन के कारण दिखाई देती है, समझ गए आप। तो किस पे डिपेंड होते हैं, ये चीज़ ये है कि आपको कितनी स्पीड अप करनी है, और कौन से स्पीशीज़ के अंदर ये आप रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पढ़ रहे हो। जैसे प्रोकैरियोट्स में सिंपल है बिल्कुल, है ना। यूकैरियोट्स में अगर आप बात करोगे तो मल्टीपल आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। हेलिकेज एंजाइम जो है, इसका काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना। तो ये अपना वो पॉइंट चूज़ करता है जिसको रेप्लिकेशन ऑरिजिन की तरह फंक्शन करना, और वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे अटैक करना शुरू करता है और उनको ब्रेक कर देता है, जिससे कि अनबाइंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वी कम टू SSB, जिसको मैंने आपको कहा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से पता चल रहा है आपको प्रोटीन है। ये क्या करता है, बीच में जाके दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जाके सेट हो जाता है, लग जाता है वहाँ पर, और उन दोनों को रीबाइंड होने से बचाने की कोशिश करता है, स्टेबल कर देता है उस कंडीशन को कि वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में फॉर्म नहीं हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बिल्कुल इस तरह से मानिए कि आपने दो स्ट्रैंड्स को, जो कि आपस में सर्कुलर, मतलब एक कॉइल बनाए हुए हैं, उनको आप ज़बरदस्ती किसी भी पॉइंट से खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो उस पॉइंट से तो खुल जाएगा, लेकिन दूसरे जगह पे आगे और पीछे उसमें रीवाइंडिंग शुरू हो जाती है, मतलब और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो वो सुपर कॉइलिंग कई बार, जैसे ही आप उस थोड़ा सा, अगर मान लो आपने वापस उसको छोड़ दिया दोनों स्ट्रैंड्स को, तो वो रिकॉइल हो जाते हैं। देखा होगा ना आपने, कई बार गेम भी आप वो खेलते थे पहले, थ्रेड्स के को लेके ऐसे उलझा के। तो रीवाइंडिंग की प्रोसेस को में कई बार क्या होता है कि सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो उस एरर को क्लियर करने के लिए हमको एक तीसरे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे दो उलझी हुई चीज़ें हैं, अब आपको दो धागे उलझे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, नहीं सुलझ पा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस धागे को एक पॉइंट से तोड़ दिया आपने, है ना, और उसको वापस थ्रेड को आपने नॉट बांध के वापस ज्वाइन कर दिया, और वो जो आपको एक ट्विस्टिंग दिखाई दे रही थी थ्रेड्स की, उनको आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद उसको वापस जोड़ दिया। तो इसका कुछ इसी तरह का काम होता है टोपोआइसोमरेज का। ये क्या करता है, जहाँ भी सुपर कॉइलिंग या ट्विस्टिंग हो गई है, तो ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज उस पॉइंट पर उस DNA स्ट्रैंड को कट करता है, और वापस सीधा करके कॉइलिंग को हटा के और सीधा सही करके उसको वापस ज्वाइन कर देता है। तो ये एक स्पेशल कैपेसिटी होती है टोपोआइसोमरेज की, जो इसको सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके, जो एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गया है DNA में, उसको रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये कट और पेस्ट करके खुद ही उसको क्लियर कर देता है, टेंशन को रिलीज़ करके।
ठीक है। ये 2' जो है इसका दूसरा नाम है गायरेज। तो कई बुक्स में आपको गायरेज दिखे तो घबरा मत जाना कि ये क्या नई चीज़ आ गई। जनरली हम यूकैरियोट्स में इसको गायरेज कहते हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, दैट इज फोर्थ टाइप एंजाइम, दैट इज प्राइमेज। प्राइमेज क्या होता है? प्राइमेज जो आपको अभी आरएनए प्राइमर की स्टोरी सुनाई ना मैंने, एक छोटा सा स्ट्रैंड है जो कि एक हुक बनाएगा, है ना, चेन का। चेन को बंद करने से पहले जो आप हुक वाला रीज़न है, दैट इज़ प्राइमर, है ना। क्योंकि पॉलीमरेज की प्रॉब्लम ये है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से आपको जो पॉलीमराइजेशन है उसको स्टार्ट करे वो, तो प्राइमर की ज़रूरत थी। अब ये प्राइमर कहाँ से आया भाई? इसको भी तो कहीं से बना के लाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि प्राइमर बहुत सारे घूम रहे हैं कि भाई आके लग जाऊँगा मैं। तो उसको क्या करना है? प्राइमर को सिंथेसाइज करना है। प्राइमर सिंथेसिस जिस एंजाइम से हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्राइमेज। और ये प्राइमेज जो है एक्चुअली एक स्ट्रैंड बनाता है। और ये प्राइमेज जो है इसका एक दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी ये आरएनए को बना रहा है पर डीएनए पर लगाने के लिए, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और इसका काम है प्राइमर को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आप अच्छे से समझ गए हो कि पॉलीमराइजेशन का काम है न्यूक्लियोटाइड्स को ला के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को लगाते जाना और डीएनए पे नए सूत्र को, नए स्ट्रैंड्स को फॉर्म करना। ये पॉलीमरेज का काम होता है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट लाइगेज? लाइगेज का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लाइगेज का मतलब है जोड़ना, है ना। तो ये क्या करता है लाइगेज? इसका काम अभी आपको समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो दोनों स्ट्रैंड्स पे बन रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, है ना। कंटिन्यूस नहीं होने का मतलब है उनके बीच में कुछ कुछ गैप्स रह जाते हैं, उनको बाद में करेक्ट करके रीफिल करना। और डीएनए स्ट्रैंड्स को अगर कहीं मिस पेयरिंग हुई है या फिर कहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है तो उनको करेक्ट करके उन गैप्स को सील करना, ये लास्ट और सबसे एंड वाला काम होता है जो डीएनए लाइगेज करता है। समझ में आई बात? तो ये एंजाइम्स जो हैं इनको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सारे एंजाइम हमको अभी काम में आने वाले हैं। अब देखिए, ये तो हमने एक जनरल बात पढ़ी, रेप्लिकेशन में हमको ये चीज़ें पढ़नी है। अभी हम रेप्लिकेशन पे जो एक क्वेश्चन बनता है उसको मैंने अलग से ऐड किया है इसमें। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। तो आपको सेमी कंजर्वेटिव मैंने हालांकि समझा दिया है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें से आधा जो है पेरेंटल है और आधा नया बना है, यानी हाइब्रिड बना है एक तरह से। तो दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड के अंदर हमको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक्चुअली डार्क ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है दिस इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड, और जब इससे डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं तो उसमें से एक डार्क ब्लू जो है या ब्लैक, आप जो भी दिख रहा है आपको, तो ब्लैक वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो लाइट ब्लू कलर का है दैट इज़ न्यूलिफॉर्म स्ट्रैंड, जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। और इस तरह से हर बार हर जनरेशन के अंदर आधा जो है पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है और आधा नया सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ है कि जो पेरेंटल डीएनए था उससे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, है ना। एक लाइट ब्लू ही है और एक डार्क ब्लू है इसमें भी, है ना। तो एक जो डार्क ब्लू था उसके कॉम्प्लीमेंट्री लाइट ब्लू नया बन गया और लाइट ब्लू था उसके कॉम्प्लीमेंट्री भी लाइट ब्लू नया बन गया। तो हर जनरेशन के अंदर जो पेरेंटल डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना रहता है डॉटर डीएनए के अंदर और एक नया सिंथेसाइज होता है। लेकिन दो और जो थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं, ठीक है, उसको देखिए। कंजर्वेटिव मेथड ये क्या कह रहा है कि द टू न्यूली सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स आर ब्रॉट टुगेदर, दीज जॉइन टू फॉर्म न्यू डीएनए वाइल पेरेंटल स्ट्रैंड रीएसोसिएट टू फॉर्म पेरेंटल डीएनए। यानी कि ये कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड खुले और खुल के इन्होंने सिंथेसाइज किया न्यू स्ट्रैंड का, और न्यू स्ट्रैंड जो बने वो अलग हो गए और पुराने पेरेंटल स्ट्रैंड वापस से अपना जो शेप था उसको रिज्यूम कर लिया उन्होंने, और पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो एज सच रहता है और नया स्ट्रैंड बिल्कुल नया होता है, ठीक है। और आगे की जनरेशन को भी इन्होंने इसका फॉलो किया तो उन्होंने देख पाया कि इस तरह का अरेंजमेंट इनको मिला। दिस इज़ कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मेथड, यानी पेरेंटल सीक्वेंस, पेरेंटल जो फॉर्म है वो कंजर्व रही है, दिस इज़ नोन एज कंजर्वेटिव, ठीक है।
अब थर्ड जो टाइप है दैट इज़ डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है कि भाई ऐसा होता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो जैसे ही रेप्लिकेशन में एंटर करता है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है। और टूटता भी इस तरह से है कि कहीं कोई टुकड़े किसी में जुड़ गए, कहीं कोई टुकड़े जो है, कहीं कोई सेगमेंट जो है वो पेरेंटल में जुड़ गया, कहीं कोई न्यूली सिंथेसाइज के साथ में अटैच हो गया। यानी कि क्लीवेज इस तरह से इरेगुलर क्लीवेज हुआ है कि जब इनका वापस रीयूनियन होगा, वापस से जुड़ेंगे, तो ये एबनॉर्मली कोई सेगमेंट किसी भी डीएनए के अंदर जो है वो उसका पार्ट बन जाएगा और इनका एक तरह से पूरा टूट के पूरा रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो ईच स्ट्रैंड ऑफ बोथ डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए, यानी कि कुछ न्यू है, कुछ ओल्ड सेगमेंट्स इसके अंदर होंगे। ये एक सिंपल मेथड है, ये टेक्निक है जिसमें हमको 3 थ्योरीज पढ़नी होती है और इनमें से हमको फिर एक्सप्लेन करना होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को। भाई अपने 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 विचार सबने प्रकट कर दिए, लेकिन जब इसको साइंटिफिक प्रूफ की बात आई तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारे को पास मैक्सिमम प्रूफ जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के हैं। और इसके प्रूफ्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है, दैट इज़ मेशेल्सन एंड स्टर्न। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, क्या हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मेशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैग जो थे, इन्होंने 1958 में क्या किया कि बैक्टीरिया पे इन्होंने अपनी स्टडीज़ की थी। बैक्टीरिया जो है उसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया, आप जानते भी होंगे इकोलाई, है ना। एस्चरेशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका इन्होंने कल्चर मीडियम के अंदर उसको ग्रो कराया। आपने पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन बैक्टीरिया जो है उनका कल्चर किया जाता है। कभी आपने अगर मतलब आप लोग कभी बीमार पड़े हो और आपने कल्चर करवाया हो, जैसे ब्लड सैंपल का कल्चर कराते हैं, यूरिन सैंपल का कल्चर कराया जाता है, तो कल्चरिंग इज़ व्हाट कल्चरिंग हम देखते हैं कि जो सैंपल है उसके अंदर बैक्टीरियाज तो नहीं है। बैक्टीरियाज अगर होते हैं तो वो उस कल्चर मीडिया के ऊपर जो कि हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया, उस पर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का एक कल्चर मीडिया होता है, जस्ट लाइक सॉइल जिसके अंदर हम प्लांट ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो कर रहे हैं, तो हमको उनको न्यूट्रिशन देना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज कल्चर मीडिया। ठीक है, पेट्री प्लेट के अंदर इन्होंने कल्चर मीडिया डाला और उस कल्चर मीडिया के अंदर वो सारी खाने पीने की चीज़ें जो बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया। ठीक है, उस न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर इन्होंने नाइट्रोजन जो डाली थी, जो कि बैक्टीरिया यूज़ करने वाला है, दैट इज़ आइसोटोपिक नाइट्रोजन N15। ठीक है, N15 नाइट्रोजन जो है इन्होंने इस कल्चर मीडिया के अंदर डाल दी। अब इस N15 को बैक्टीरिया ने अगली जनरेशन के लिए यूज़ करा। अब आपको पता है कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन तो आपने देखा कि प्यूरिन जितने भी हैं, पिरामिडीन्स जो है उनकी सिंथेसिस, मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ना। तो नाइट्रोजन जो है इसको अपने कल्चर मीडिया से इन्होंने यूज़ करा बैक्टीरियाज ने अपने डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि इनका जो डीएनए बना उसमें नाइट्रोजन N15 था। ठीक है, N15 से जो डीएनएस बने, डीएनए जो सिंथेसिस हुई वो ज़्यादा डेंसर थे, ज़्यादा हैवियर थे, क्योंकि इसमें हैवी नाइट्रोजन थी ऑब्वियसली, है ना, जो नॉर्मल जो नाइट्रोजन होती है उससे। ठीक, तो इन्होंने ऐसे कल्चर मीडिया के अंदर, यानी सिंपल अगर हम वापस देखें पूरी कहानी जो भी हुई है, इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो किया। उस कल्चर मीडिया के अंदर N15 आइसोटोप डाला हुआ था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इन्होंने उसको बैक्टीरियाज को ये कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड कराया N15। तो बैक्टीरिया ने उसको कंज्यूम किया अपना डीएनए बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस में जहाँ की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी N15 आ गया है। अब जो डीएनए बैक्टीरिया का बना उसके अंदर वो ज़्यादा डेंस और हैवियर हो गया है, क्योंकि उसमें N15 प्रेजेंट है। अब इन्होंने इस तरह की 2-4 जनरेशन तक उन्होंने डीएनए को N15 प्रोवाइड करा, जिससे कि जो डीएनए बने कई जनरेशन्स तक वो N15 वाले ही थे। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने,
इन बैक्टीरियाज को जिनके अंदर N15 वाला डीएनए था उसको रिप्लेस करा और अब कल्चर मीडिया के अंदर N15 की जगह डाल दिया N14, ठीक है। और N14 आपको पता है कि N14 अब डाला गया है तो डीएनए जो है नेक्स्ट जनरेशन का जो बनेगा है ना, उसमें से आधा तो पेरेंटल है और आधा नया बनेगा। तो हमारे पास जो डीएनए सिंथेसाइज होकर आएगा उसमें से पेरेंटल डीएनए जो है वो तो N15 वाला ही होगा और जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा वो N14 होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो अब हमको जब हमने इसको डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, तो हमको पता चला कि भाई जो जनरेशन टू जनरेशन हमको ये हैवी और जो लाइट नाइट्रोजन है उसकी स्ट्रेंथ्स मिले। यानी ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है दिस इज़ दी डीएनए ऑफ N15 टाइप, और जब नेक्स्ट जनरेशन जब इसको N14 देना शुरू करा तो फिर अब देखा इसको कि इसमें जो नया सिंथेसाइज था वो N14 वाला था ब्लू कलर का, और रेड वाला जो है N15 डीएनए था। और इस बात से हमको प्रूफ मिल गया पहला कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन में हमको हाइब्रिड डीएनए मिला है, इसका मतलब कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। फिर इन्होंने आगे की जनरेशन में भी इसको स्टडी किया, और आगे की जनरेशन में अब क्या हुआ, अब दोनों को इनको रेड और ब्लू को सेपरेट कर दो, तो जो N14 ही आप प्रोवाइड करते जा रहे हो नेक्स्ट जनरेशन में भी। अब 15 का केस ख़त्म कर दिया आपने, तो अब जब नए बनेंगे तो वो भी N14 वाले बनेंगे, यानी ब्लू बनेगा, इस पर भी ब्लू बनेगा। और थर्ड जनरेशन तक उन्होंने स्टडी किया, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर तो आपको फर्स्ट जनरेशन में दोनों पेरेंटल हाइब्रिड मिले हैं ना, दोनों डॉटर जो डीएनए थे वो हाइब्रिड मिले थे। नेक्स्ट जनरेशन में आपने देखा पेरेंटल तो दो ही रह गए है ना, और बाकी सब तीन जो है वो आपको चेन जो मिल रही है वो नई न्यू सिंथेसाइज मिली। तो इन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जो एक जो N14 वाला जो डीएनए था उसको इन्होंने डिज़ोल्व कर लिया हैवी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सीजियम क्लोराइड के, और सॉल्यूशन को बाद में इन्होंने सेंट्रीफ्यूज करके इसको इलेक्ट्रो फोरेसिस किया और बैंड्स का पता लगाया कि भाई वाकई में डीएनए के अंदर N14 और N15 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सेकंड जनरेशन के लिए इन्होंने इस तरह की पूरी प्रक्रिया की, और डीएनए के जो बैंड्स मिले इनको, उनमें से एक बैंड N15 और एक बैंड N14 का था, जिससे कि कंफर्मेशन हो गई कि टू सेपरेट बैंड्स जो है जो सेकेंड जनरेशन में हमको मिल रहे हैं, उनमें से एक ही जो डेंसर है और हैवी डेंसिटी वाले हैं, और दूसरे जो है वो लाइट है। तो इस तरह से F2 जो सेकेंड जनरेशन है वो हाइब्रिड डीएनए की है, और ये इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जिसमें सेमी कंजर्वेटिव की तरफ जो लोगों की जो धारणा है उसको चेंज करा कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही हमको ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड जनरेशन में जो हाइब्रिड बने वो 50-50% थे, यानी N15 N14 और 50% जो है N14 N14 बने। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड जनरेशन में आपको दिख रहा है कि केवल 25% जो हाइब्रिड डीएनए बना और 75% नॉर्मल डीएनए बने। ये देखिए आप यहाँ पे ये हाइब्रिड बने है ना 50-50% है ना। फिर यहाँ पर आपको हाइब्रिड केवल थर्ड जनरेशन के अंदर हाइब्रिड केवल आपको 25% मिल रहे हैं, बाकी सब न्यू सिंथेसाइज डीएनए है जो कि N14 है, और ये प्रूफ जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सप्लेन कर। नाउ वी कम टू कि सिंथेसिस जो होता है ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इससे जुड़ी हुई है रेप्लिकेशन से, दैट इज़ कि जब भी सिंथेसिस नए स्ट्रैंड का होगा, हालांकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी सिंथेसिस होगा उसका डायरेक्शन हमेशा 5-3- होगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी बताई कि भाई अगर मान लो ऐसा ही होता है हमेशा 5-3 डायरेक्शन में, तो दोनों स्ट्रैंड पर साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने रखी थी आपके सामने, उसी को ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ऐसा क्यों होता है कि ये 5-3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए इन्होंने प्रूफ दिए कि भाई एक तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलीमराइजेशन के लिए, वो पॉलीमराइजेशन कर ही एक साइड सकता है, केवल इसी 5-3 डायरेक्शन में ही वो पॉलीमराइजेशन कर सकता है। रिवर्स ऑर्डर पर इसका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात तो यही ख़त्म हो गई कि किसी और डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो ही नहीं सकता।
ठीक है। दूसरी बात कि व्हेन डीएनए से सिंथेसाइज इन 5'3' डायरेक्शन, द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पॉलीमराइजेशन इज डिराइव फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्रिपल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ फ्री न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो जब पॉलीमराइजेशन 5'3' डायरेक्शन में होगा तभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो इस बॉन्ड या पॉलीमराइजेशन के लिए चाहिए वो फुलफ़िल हो पाएगी। अदरवाइज़ ये जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल नहीं होती है, इसीलिए कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स जो है 3'5' डायरेक्शन में ऐड नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको और जाननी थी कि क्या कारण है कि केवल 5'3' डायरेक्शन में ही सिंथेसिस जो है वो होता है। दिस इज़ अगेन रेप्लिकेशन फोक, जो आप अब अच्छे से समझ चुके हैं। दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक, दिस इज़ द ओरिजिन, है ना। यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, मतलब अनवाइंडिंग हमेशा इसी डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो ओपन पहले से ही पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स को देखो, इसमें से जो पेरेंटल डीएनए है उसका 3' और 5' यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर तो हमको बात समझ में आ गई कि इसमें डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस हमेशा ये होगा, क्योंकि ये जो पेरेंटल से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमको पता है, वो तो हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही बनेगा। तो ग्रीन वाला जो स्ट्रैंड है वो 5'3' डायरेक्शन में बन रहा है और ये बिल्कुल रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन में ही है, तो ये तो कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पर कोई समस्या नहीं है, सब कुछ हम स्मूथ चल रहा है। और इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके रिवर्स ऑर्डर में हमारे को जो नया स्ट्रैंड है वो फॉर्म करना है, दैट इज़ इन 5'3' डायरेक्शन, ठीक है। भाई समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बोल लिया करो कभी कभी। यहाँ तक समझ में आ गई बात। दिस इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया लीडिंग स्ट्रैंड। अब दूसरा वाले स्ट्रैंड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हो गया उल्टा केस, ये तो खुद 5'3' है, तो इस पर हमको अगर बनाना है नया स्ट्रैंड तो वो बनेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये है हमारी 5'3' डायरेक्शन। तो इट इज़ ओके कि भाई ये सही बात है कि इसका डायरेक्शन हमेशा रिवर्ट ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, लेकिन ये कभी भी ऐसे स्मूथ पॉसिबल नहीं होता जैसा कि यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे कंसिस्टेंट या कांस्टेंट कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसीलिए इसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा था। लेकिन ये स्ट्रैंड जो है इसको कोप अप नहीं कर पाता है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। इट इज़ एक तरह से पिछड़ा हुआ है, बिकॉज ये पहले अपनी प्रायोरिटी पर न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाएगा और ये क्योंकि स्मूथ रनिंग सारी प्रोसेस है तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पहले प्रायोरिटी पे लगते जाते हैं और इधर जो है वो बचे कुचे स्ट्रैंड्स, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो वहाँ जाके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर पाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्लगिश स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग का मतलब होता है कि पिछड़ा हुआ स्ट्रैंड, तो ये प्रायोरिटी पे लीड करने वाला स्ट्रैंड है, दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड जो कि पिछड़ा हुआ है। गॉट इट। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेपरेट हो गई है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमको डीएनए सिंथेसिस तो केवल 5'3' डायरेक्शन में ही करना था। अब उसके प्रॉब्लम उसके कारण, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है, उसके कारण ये स्ट्रैंड जो है वो सफ़र कर रहा है और ये इसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड कहा है, ठीक है। और तो हमको ओवरऑल लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। अब लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड आपको मैंने समझा दिया। इसमें है क्या, देखिए कंटिन्यूस रेप्लिकेशन जहाँ पर हो रहा है 5'3' डायरेक्शन में, टेम्पलेट इसमें डीएनए स्ट्रैंड जो है खुद जो है वो 3'5, टेम्पलेट का मतलब है डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3'5' स्ट्रैंड है पेरेंटल डीएनए का, तो फिर डीएनए का सिंथेसिस 5'3' डायरेक्शन में ही होगा और इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज एज वन पीस एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू दी 3' एंड। हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड में एक पीस में ही सिंथेसिस हो रहा है और 3' एंड पर नए नए न्यूक्लियोटाइड्स लगते जाएंगे। रेप्लिकेशन फोक और ऊपर बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा डीएनए और इसका फॉर्मेशन कंटिन्यूस ऑर्डर में होता जाएगा। The process allows rapid synthesis with about 1000 nucleotide being added per second.
अब देखिए बच्चों, ये कभी कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड लगेंगे। अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो उसमें ये नंबर जो न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने का पर सेकंड चेंज हो जाता है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 1500 टू 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। और वहीं अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हो तो ये जो है 5000 तक एक्सीड करता है। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो लगने का क्रम है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है 5000 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न, क्योंकि पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे यूकैरियोट्स में आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन थे ना, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, क्रोमोसोम है, उनको खोलने में टाइम लगता है, जबकि प्रोकैरियोट तो खुद ही नेकेड डीएनए है तो उसको टाइम नहीं लगता है। समझ गए? अब आप आ जाइए इधर लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ। तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, देखिए लैगिंग स्ट्रैंड एक तो कंटिन्यूस नहीं है ना, टुकड़े टुकड़ों में बन रहा है। डायरेक्शन हमेशा 5' 3' ही रहेगी, बट ये सेगमेंट्स पूरी तरह से बने हुए नहीं है, पिछड़ा हुआ स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और ये जो टुकड़े बनते हैं ये कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इनको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हमेशा और हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड्स पर ही बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है उस पर टुकड़े टुकड़ों में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज है, लीडिंग स्ट्रैंड के कंपैरेटिवली एंटी पैरेलल है। और जो सेगमेंट्स जो बन रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन उनमें उनमें जो सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हर बार एक नया टुकड़ा बन रहा है, फिर ब्रेक हो जाता है बीच में, फिर दोबारा से कोशिश करता है ये, फिर दोबारा नया स्ट्रैंड बनता है, छोटा सा टुकड़ा बनता है, फिर ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेकिंग का कारण आप समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि इसको न्यूक्लियोटाइड्स बीच बीच में नहीं मिल रहे हैं, तो ये मिसिंग है बीच बीच में न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो टुकड़े बने हैं इनका जो स्ट्रक्चर है ये छोटे छोटे डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स होंगे, जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या डिफरेंसेस हैं ये पूछे जाते हैं कई बार, व्हाट इज़ लीडिंग स्ट्रैंड। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। तो इट ग्रो कंटिन्यूसली, लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा सिंगल पीस में और कंटिन्यूस ऑर्डर के अंदर ग्रो करता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनता है, दैट इज़ नोन एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसको स्टार्ट करने के लिए एक ही बार स्टार्टर की ज़रूरत होगी। स्टार्टर आपको मैंने बताया था आरएनए प्राइमर, समझ गए? क्योंकि आपको कुंदा लगाना है जीप को बंद करने के लिए, रनर को रन कराने के लिए, तो आपको एक ही बार कुंदे की ज़रूरत है। पूरी चेन आपकी पूरी एट अ टाइम कंटिन्यूस ऑर्डर के अंदर बंद हो रही है। अब यहाँ पे तो छोटी छोटी चेन्स हैं, तो आपको क्या होगा, हर बार स्टार्टर लगाना पड़ेगा। मीन्स हर बार आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, हर बार आपको जो है प्राइमर चाहिए। ठीक है, तो हर स्ट्रैंड के बाद पूरा ब्रेकअप हो जाता है सारी चेन का, फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या हुआ, इट नीड अ सिंगल आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट इट्स ग्रोथ। लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो ईच सेगमेंट नीड अ सेपरेट आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट अ न्यू ओकाज़ाकी सेगमेंट। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ, न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ रहे हैं, मीन्स ये टर्मिनेट हो गया और फिर वापस नया एक प्राइमर चाहिए, तब जाके दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। इसीलिए पिछड़ जाता है स्ट्रैंड, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट नीड आरएनए डीएनए लाइगेज। अब जब टुकड़े ही नहीं है तो ओबियसली बीच बीच में भरने के लिए लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इन टुकड़ों को जो कि बीच बीच में रह गए गैप्स, इनको भरने के लिए हमको लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत होगी लैगिंग स्ट्रैंड पर। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज इज नीडेड टू जॉइन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। लास्ट में होगा ये प्रोसेस। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ बता दीजिए। तो अच्छे से आपको पता ही है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इसकी 5'3' है, इनकी भी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो है वो खुद तो 5'3' डायरेक्शन में ही बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप स्ट्रैंड की ग्रोथ की बात कर रहे हो तो स्ट्रैंड की ग्रोथ एंटी पैरेलल हो रही है ना। कंफ्यूज तो नहीं हुए? स्ट्रैंड जो है ओवरऑल वो है किधर, 3'5' की तरफ, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैंड जो है वो 3'5' की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ कंप्लीट स्ट्रैंड अपीयर टू 3'5'। ठीक है,
इट फॉर्म ऑन 3-5' टेम्पलेट और इट फॉर्म ऑन 5-3' टेम्पलेट। तो ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लैगिंग स्ट्रैंड जो है उस पर छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है उनको आपने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा है, और ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो है इनको हर बार नए प्राइमेज या नए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया आज। अब हम इसकी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कल। ज़्यादा हो गया, अच्छा हालांकि ख़त्म हो जाना चाहिए था। कुछ दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब कल मैकेनिज़्म जो है वो आपको सिंपल वाली उसमें से करवा दूँगी, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है आपको वो इजी हो जाए। अभी आपको एंजाइम समझ में आ गए सारे। कई जो रेप्लिकेशन पे क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है कि कितने टाइप के एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं। तो केवल एंजाइम्स पर क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार मैकेनिज़्म पूछी जाती है, और कई बार आपसे सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म पे पूछा जाता है कि भाई इसके एविडेंसेस क्या क्या है। तो 3 मेजर क्वेश्चंस बनते हैं रेप्लिकेशन पर, 3 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं रेप्लिकेशन पर, जिसमें से इसकी जो प्रिपरेशन वाला फेज़ जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैकेनिज़्म तो सिंपल फटाफट से शुरू करेंगे और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ गई है। 3 एंजाइम्स जो है पूरी मैकेनिज़्म में किस तरह से हमने, सबसे पहले हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क के लिए। फॉर्क बनाने के लिए हेलिकेज लिया हमने, हेलिकेज के बाद स्टेबल कर दिया उसको, स्टेबल करने के बाद टोपो आइसोमरेज से एक्स्ट्रा कॉइलिंग हटा दी, और फिर हमारा एक रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो फिर अब हमको चाहिए कि हम पॉलीमराइजेशन करें दोनों चेन्स पर। पॉलीमराइजेशन के लिए हमको फिर हम लगाना है आरएनए पॉलीमरेज दोनों साइड में, और आरएनए पॉलीमरेज से फिर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। तो अब कल आपको बस एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब जो मैकेनिज़्म है इसकी वो पता चल जाएगी, तो ईजी हो जाएगा, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछो। मैन हाँ मैन रेप्लिकेशन का मतलब यही है ना कि एक डीएनए से 2 डीएनए मल्टीपल डीएनए बनाना, तो सही हाँ, है। यस, रेप्लिकेशन से सिंगल मॉलिक्यूल से डबल मॉलिक्यूल्स बनाना, मतलब कॉपी बनाना उसकी, ओके। है ना। और कुछ? ओके, बाय।